नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। इस खास मौके पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 51 वर्ष के हो गए हैं। किसी समय वो उत्तराखंड के अजय बिष्ट हुआ करते थे। इनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में यमकेश्वर तहसील के पंचूर गांव में हुआ था। संन्यास आश्रम में रहने के कारण योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन नहीं मनाते और किसी भी ऐसे आयोजन से वो दूर रहते हैं, लेकिन उनके प्रशंसक, जिनकी संख्या लाखों में है, वो अपनी अपनी तरीके से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। गोरखपुर से लेकर यूपी का मुख्यमंत्री बनने तक का जो सफ़र है वो बहुत संघर्षपूर्ण योगी आदित्यनाथ का रहा है। योगी आदित्यनाथ कुल 7 भाई बहन हैं। इनके पिता आनंद सिंह बिष्ट का एक छोटा सा कारोबार था ट्रांसपोर्ट का। वो चाहते थे कि अजय बिष्ट भी उस कारोबार में उनका हाथ बटाए, उनका सहयोग करे, लेकिन अजय बिष्ट की इस व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1990 के दौर में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। अजय सिंह बिष्ट ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। इसी से संबंधित एक कार्यक्रम में उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई। अवैधनाथ से वो काफ़ी प्रभावित हुए। साल 1993 में एक दिन नौकरी का बहाना देकर अजय बिष्ट घर छोड़कर चले गए, सीधे गोरखपुर पहुंचे। 1 साल तक उन्होंने किसी से, अपने घर वाले से बात नहीं की, संपर्क नहीं किया। घर वालों को 1 साल तक पता ही नहीं चला कि अजय बिष्ट आखिर है कहाँ। कहते हैं कि इस दौरान योगी ने अपने पिता को कई बार पत्र लिखा, लेकिन वो पत्र उन्होंने कभी पोस्ट नहीं किया। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह बिष्ट को गोरख पंथ की दीक्षा दी। इस दौरान अजय योगी आदित्यनाथ बन गए। इनके 4 साल बाद 1998 में अवैधनाथ ने योगी को गोरखनाथ मठ के साथ साथ ही अपनी राजनीतिक विरासत का भी उत्तराधिकारी बना दिया था। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 26 साल की उम्र में अपना पहला लोकसभा चुनाव गोरखपुर से लड़ा। इस चुनाव को वो 26,000 वोटों से जीते और देश के सबसे युवा सांसद बने। पहली बार जीत के बाद संसद में उन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी। इसके अगले साल फिर चुनाव हुए। योगी ने फिर जीत दर्ज की और जीत का सिलसिला उनका तब तक चलता रहा जब तक वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन गए। गोरखनाथ मंदिर में बतौर जनप्रतिनिधि लोगों की फरियाद सुनने के लिए भी योगी आदित्यनाथ बहुत मशहूर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। साल 1998 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में प्रचार करने के लिए फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी आए थे। चुनाव के बाद भी दोनों के बीच अच्छे संबंध बने रहे, मधुर संबंध बने रहे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। 21 मार्च को गोरखपुर से सांसद के तौर पर उन्होंने अपना आखिरी भाषण दिया और फिर उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने के लिए लखनऊ चले गए। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे। योगी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बने थे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। 5 साल के अपने कार्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार निवारण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में प्रभावशाली हस्तक्षेप करने की कोशिश की। उन पर हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के आरोप भी लगे। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कोर्ट से बड़ा फैसला आया और उसके बाद मंदिर निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर भी योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और जल्दी एक्शन लिया। कानून व्यवस्था, विकास, हिंदुत्ववादी मुद्दे को लेकर एक बार फिर योगी सरकार ने चुनाव लड़ा। 2022 का योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। इस बार भी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। योगी ने गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और दोबारा सीएम बने। दूसरे कार्यकाल में माफिया और अपराधियों के खिलाफ एक्शन को लेकर योगी सरकार ने काफ़ी उग्र अपना व्यवहार दिखाया था। अपराधियों की आर्थिक स्थिति पर चोट करने के लिए योगी सरकार ने उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जिसकी चपेट में कई कुख्यात माफिया जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्र आदि भी आए थे। और इसी कार्य, जो इनकी कार्यशैली है, इसी को लेकर योगी को लोग बुलडोजर बाबा बुलाने लगे थे।
दूसरा मामला भी उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, बहुत बड़ा मामला है। जेल में बंद कुख्यात माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। वाराणसी का चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या बहुत योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। कई बार रेकी हुई और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। ये मामला 32 साल पुराना है। बेहद ही प्रतिष्ठित और संभ्रांत परिवार से मुख्तार अंसारी आता था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। गाजीपुर में वर्ष 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या करके वो पहली बार सुर्खियों में आया था। मुख्तार एक कर अपराध की सीढ़ी चढ़ता चला गया। गाजीपुर के साथ ही चंदौली, वाराणसी, मऊ में उसने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लोहरबीर इलाके में अवधेश राय की उनके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से पूरा उत्तर प्रदेश हिल गया था। अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त एक गाड़ी आई। हथियारबंद अपराधियों ने उनको संभलने का मौका नहीं दिया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। इससे पहले अजय राय कुछ कर पाते, हमलावर वहां से फरार हो गए। बदमाशों ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया था। इसका आरोप माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी पर लगा। मृतक के भाई अजय राय की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। केस की सुनवाई के दौरान वर्ष 2022 के जून में पता चला था कि केस की मूल डायरी ही गायब है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक डायरी की तलाशी हुई, लेकिन डायरी नहीं मिली। इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज किया। मूल डायरी गायब करने के मामले में भी बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का प्रभाव ही इसमें काम कर गया था। आज विशेष न्यायाधीश MP MLA अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस फैसले पर पूर्वांचल के सभी लोगों की निगाहें लगी हुई थी। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस दौरान सिविल कोर्ट परिसर में बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। मुख्तार पर MP MLA कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी पर ही केस चल रहा है। इस केस के जो बाकी अभियुक्त हैं उनका मामला इलाहाबाद के जिला न्यायालय में लंबित है। हम सभी जानते हैं दिल्ली में कृष्णानगर इलाके में बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने बताया कि एक ट्यूटर ने लूट के लिए माँ बेटी की हत्या की थी। पुलिस ने ट्यूटर के रिश्ते के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गिरफ्तार हैं। आरोपियों ने 5 शहरों में इस दौरान पनाह ली। इस दौरान उन्होंने पुलिस ने 300 CCTV खंगाले और 2000 किलोमीटर तक आरोपियों का पुलिस पीछा करती रही। मिशन मालामाल को पूरा करने के लिए किशन और अंकित ने OTT प्लेटफार्म पर कई वेब सीरीज देखी। दोनों ने हत्या को अंजाम देने के लिए और सबूत मिटाने के लिए तरीके वहीं से सीखे। इसके बाद 1 घंटा 20 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद K ब्लॉक स्थित कमरे में पहुंचे और फरार हो गए। पूछताछ में किशन ने खुलासा किया कि राजा रानी और गिन्नी सामान खरीदने के लिए उससे ऑनलाइन पेमेंट कराती थी। उसे पता था कि महिला के एक खाते में 50 लाख से ज़्यादा रुपए हैं। शुरुआत में किशन ने चुपचाप ऑनलाइन रुपए ट्रांसफ़र करने की साजिश रची, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद हत्या और लूट की योजना बनाई। वारदात से पहले अंकित बहन की शादी में असम में था। किशन ने उसे 24 मई को दिल्ली बुलाकर ओयो होटल में रुकवाया। किशन एक निजी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और खुद को एक होम ट्यूशन देने वाली कंपनी से भी रजिस्टर उसने किया हुआ है। मार्च 2023 में वो राजा रानी के संपर्क में आया था। राजा रानी की बेटी गिन्नी के लिए कंप्यूटर टीचर की जरूरत थी। आरोपी ने घर आकर गिन्नी को कंप्यूटर सिखाना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में दोनों का भरोसा जीत लिया। दोनों लाजपत नगर में रहना चाहती थी। राजा रानी के कहने पर किशन ने लाजपत नगर में भी घर ढूंढ लिया। यहाँ उसको मकान शिफ्ट करने की तैयारी कर रही थी। इस पर किशन ने टीचर अंकित का जिक्र किया। 25 मई की रात को 9:30 बजे अंकित को मिलाने के बहाने किशन उनके घर पहुंचा। इस दौरान पहले राजरानी को मारा गया, फिर गिन्नी को मारा गया। हत्या के दौरान किशन के हाथ में चाकू लगने से गहरा घाव हो गया था। सबूत मिटाने के लिए पूरे घर को धोने के बाद अंकित ने खून से सनी टी-शर्ट को बदला और लूटपाट करने के बाद वो वहाँ से 11:15 बजे करीब निकल गए। बाहर एक केमिस्ट की दुकान से अंकित ने पट्टी खरीदी। फिर दोनों अलग अलग हुए। आरोपियों ने मोबाइल से सारी व्हाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर दिया। फरार होने के बाद दोनों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि व्हाट्सएप कॉल के लिए ट्रेन में इन लोगों ने दूसरे लोगों का हॉटस्पॉट लिया और उससे ही बातचीत की।
किशन और अंकित दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। दोनों मूल रूप से बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। अंकित का परिवार फिलहाल असम में रहता है। किशन BCA करने के बाद कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर था। खुद को कंप्यूटर ट्यूशन देता था। आरोपी अंकित साइंस से ग्रेजुएट है। बिहार में कई स्कूलों में अंग्रेजी के अलावा साइंस पढ़ाता है। अंकित के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो किशन की इस योजना में शामिल हो गया था और अब पुलिस की हिरासत में है। अब कुछ खास खबरें। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन 9 वर्षों का लेखा जोखा गाजियाबाद में मंत्री VK सिंह ने मीडिया के सामने रखा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा और हम जल्दी ही संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने आज केंद्र की 9 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ हर प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और काम से पूरे विश्व में भारत और भारतवासियों का सम्मान बढ़ा है। 30 जून तक पूरे देश में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चल रहा है। पथ, आकार और दिशा बनाने में कई सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। गरीब कल्याण और गरीब सशक्तिकरण के लिए ये सरकार काम कर रही है। वंचितों को उनका अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री ने जंग छेड़ रखी है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ संपूर्ण देश के विकास के लिए ये सरकार काम कर रही है। तकनीक में भारत के लोग पिछड़े हुए थे। 9 वर्षों में हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। अब भारत की पहचान आत्मनिर्भर देश के रूप में होती है। आपका आर्थिक विकास और स्थिति, आपके सामाजिक स्थिति और तीसरा है आपकी राजनीतिक स्थिति। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले 5000 वर्षों के अंदर दुनिया के अंदर अगर इन चीजों के अंदर अप्रत्याशित बदलाव हुआ है तो भारत के अंदर हुआ है और इन 9 साल 2014 से पहले भारत आर्थिक रूप से विकसित देशों में 11वें नंबर पर था। आज ब्रिटेन को छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बनेगी। नए संसद भवन में आधुनिकता के साथ प्राचीन संस्कृति और पूरे देश के योगदान की तस्वीर है। पहले सरकार कहती थी 1 रुपया केंद्र सरकार भेजती है तो लाभार्थी के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। जनधन खाता और तकनीक से अब पूरे के पूरे पैसे लाभार्थियों को मिल रहे हैं। पहले वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहने वाले भारत ने मोदी के संकल्प से कोरोना में 2 वैक्सीन तैयार की। 210 करोड़ टीके लगाए गए। 100 देशों में टीके भेजे गए। ये भारत की क्षमता और बदलती छवि का उदाहरण है। 12 करोड़ लोगों को नल से जल पहुंचाया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे गए। 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा है। 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 50 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना कार्ड बना है। हमारी GDP तकरीबन $3.5 ट्रिलियन है। इसमें पहला ट्रिलियन आने में 67 साल लगे। दूसरा ट्रिलियन आने के अंदर 8 साल लगे और तीसरा ट्रिलियन आने के अंदर मात्र 5 वर्ष लगे। हम 2014 के से पहले 10वें स्थान पर थे। आज हम 5वें स्थान पर हैं और इस साल के समाप्त होने तक मुझे पूरी आशा है कि हम जर्मनी को पिछाड़कर 4थे स्थान पर। 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 शुरू हो गई हैं। 68 वर्षों में 74 एयरपोर्ट बने थे। 9 वर्षों में 74 एयरपोर्ट और हेलीपैड बनकर तैयार हैं। 30 वर्षों में भारत को ड्रोन हब बनाना है। VK सिंह ने कहा कि 2014 से पहले प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़क बनती थी और अब 37 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत को आगे ले जाने के लिए काम हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक राम मंदिर बन जाएगा। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम का विकास हो जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास हो रहा है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट 2000 मेगावाट से ज़्यादा क्षमता का राजस्थान में बन रहा है। अमृतकाल से शताब्दी वर्ष तक भारत विश्व गुरु बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्यू करवट। गौतम बुद्ध नगर के कॉलेज आजकल अखाड़ा बनते जा रहे हैं। एक बार फिर यहाँ बखेड़ा खड़ा हो गया। इस बार मामला गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल का है। यहाँ छात्रों के एक गुट और सुरक्षाकर्मियों में लाठी डंडे चल गए। पुलिस ने 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। थाना इकोटेक वन क्षेत्र के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थित मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल में रहने वाले जिम्स अस्पताल के MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों
और सुरक्षा गार्डों में मारपीट हो गई। इस घटना के चलते आज सुबह छात्र जिम्स अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। वे इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना में 4 लोगों की हड्डियां टूटी हैं। थाना इकोटेक 1 की प्रभारी सरिता मलिक ने बताया कि हॉस्टल में छात्र सिगरेट पी रहे थे। गार्डों ने मना किया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों तरफ से 33 लोगों को हिरासत में लिया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। छात्रों का आरोप है कि गार्डों ने बाहर से अपने कुछ साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। वहीं गार्ड कह रहे हैं कि नियम का उल्लंघन करने पर मना किया तो छात्रों ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना में 10 लोग घायल हैं। डॉक्टरों के अनुसार 4 लोगों की हड्डियां टूटी हैं। उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। हर सोमवार को समाधान दिवस वहाँ पर लगाया जाता है। आज भी अनेक लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ पहुँचे। जीडी के अधिकारियों ने समस्याओं को संबंधित विभागों को भेज दिया है। कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी किया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में आज समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस के दौरान बड़ी संख्या में आवंटी अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे। जीडीए में प्रत्येक सोमवार समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। समाधान दिवस में जीडीए के संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सभागार में बैठे। सभागार में ही आवंटियों को सीधे बुलाया गया और उनकी समस्याओं को दर्ज किया गया। साथ ही मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी समस्या के निस्तारण के लिए कार्रवाई भी कर रहे थे। समाधान दिवस को लेकर आम आवंटी काफ़ी खुश हैं। आज भी समाधान दिवस के आयोजन में कब्जा, म्यूटेशन आदि की अनेक समस्याएं हैं जिन पर कार्रवाई की गई। मौके पर जीडी के अधिकारियों ने कई समस्याओं का समाधान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। नगर निगम गाजियाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगर निगम ने थैला बैंक शुरू किया है, जिसका औपचारिक उद्घाटन मेयर सुनीता दयाल ने किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का यहां लाइव प्रसारण भी किया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने पॉलीथीन फ्री शहर बनाने के लिए कपड़े के थैला बैंक का शुभारंभ किया। नगर निगम सभागार में पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस मौके पर मेयर सुनीता दयाल, नगर निगम के अधिकारी और बड़ी संख्या में पार्षदों ने भी हिस्सा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलीथीन को प्रयोग से बाहर करने पर जोर दिया। ये कार्यक्रम करीब 2 घंटे चला। इसके बाद मेयर सुनीता दयाल ने लोगों को पॉलीथीन छोड़कर कपड़े के थैले का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान मेयर ने सभी पार्षदों और अधिकारियों से आह्वान किया कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करें और इससे होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान के बारे में बताएं। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि बाजार से सामान खरीदते जाते वक्त कपड़े का थैला जरूर साथ लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि मार्केट में थैला बैग बनाया जाएगा, जहां कोई भी कपड़े का थैला खरीद सकेगा। इसके बाद मेयर ने नगर निगम परिसर में पौधारोपण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूग करवट। महाजनसंपर्क अभियान भाजपा का चल रहा है। इसके तहत गाजियाबाद में आज प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी शामिल रहे। पार्टी के वक्ताओं ने सरकार की नीतियों से लोगों को अवगत कराया। पूरे भारतवर्ष के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के ट्वीट के बाद दौरे पर आएंगे। मैंने माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आज कई कार्य जिनको अभी आपने स्नेह देकर जनता का आशीर्वाद दिलाने का काम किया। गाजियाबाद की महापौर, प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय सुनीता दयाल जी, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन भी होना चाहिए। सबसे बड़ी जीत रही है उत्तर प्रदेश में बहन जी की। नगर निगम चुनाव में विजयी रहे अपने पार्षदों और सभासदों को समाजवादी पार्टी ने सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह पार्टी के आरडीसी स्थित कार्यालय पर मनाया गया। पार्टी के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आरडीसी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नगर निकाय चुनाव में जीते पार्षदों और सभासदों का सम्मान करने के लिए हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान निकाय चुनाव में जीते पार्षदों और सभासदों का फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। इस दौरान पूर्व एमएलसी राकेश यादव,
जिलाध्यक्ष फैजल हुसैन, महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष राजदेवी चौधरी, वरिष्ठ नेता रमेश यादव, अभिषेक गर्ग, मधु चौधरी, रश्मि चौधरी, विशाल वर्मा आदि यहाँ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। विजयनगर के चांदमारी इलाके में रह रहे लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इनका कहना है कि प्रशासन इन्हें मूल निवास प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दे रहा है, इस वजह से उन्हें डूडा के भवन नहीं मिल पा रहे हैं। विजयनगर की चांदमारी झुग्गी में रह रहे ये लोग जिलाधिकारी को अपनी समस्या बताने आए थे। इन लोगों ने ज्ञापन सौंपकर मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की बात कही है। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने बताया कि वे करीब 25 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों के IHSDP योजना में भवन आवंटित हुए, जिसके लिए मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, लेकिन तहसील सदर के कर्मचारी उनका प्रमाण पत्र बनाने को तैयार नहीं हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि SDM ने भी उनके क्षेत्र के आधार पर प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया है। इन लोगों ने DM को ज्ञापन सौंपकर प्रमाण पत्र बनाने की बात कही है, ताकि इन्हें इनके आवास मिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।